किस्मत। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो हम हमेशा किस्मत को ही ठहराते हैं, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ये बोलते हैं कि मेरी किस्मत बहुत बेकार है। लेकिन आप ये बोलो या ना बोलो, लेकिन इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप ये पक्का बोलोगी कि किस्मत हो तो ऐसी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब से इंसानों ने न्यूक्लियर वेपन का आविष्कार किया है, बस तब से ही मानव समाज पे जान का खतरा बने आ रहा है। और सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का असर पूरी दुनिया ने 1945 को जापान में देखा था। लेकिन हम सब लोग तो यही जानते हैं कि इस हमले में पूरे जापान में कई जानें गई थी। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इस हमले में एक ऐसा इंसान भी था जो एक नहीं बल्कि दोनों हमलों में जिंदा बचे रहा। अब आपको ये सुन के पक्का यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरा भरोसा रखिए, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। तो कहानी पूरी जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी और किस्से में, जहां आपको मिलेगा सिर्फ सच। कहानी की शुरुआत होती है जापान से, जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। और आप सबको तो ये पता ही होगा कि अमेरिका ने जापान के साथ उस समय क्या किया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नाम के 2 शहर में एटम बम गिराया था, जिसमें लाखों बेकसूरों की जान गई थी। तो दोस्तों, जब इस टाइप की कोई अचानक से बड़ी दुर्घटना होती है तो उनमें कोई ना कोई तो उस हादसे की कहानी बताने के लिए जिंदा रह जाता है। तो कुछ ऐसे ही लोगों में से एक इंसान का नाम है त्सुतोमो यामागुची, क्योंकि ये एक ऐसे लौते इंसान है जिसने दोनों शहर यानी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए हमले में सर्वाइव किया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी कहानी। यामागुची का जन्म नागासाकी में सन 1916 को हुआ और लगभग 26 साल की उम्र में इनकी नौकरी मित्सुबिशी नाम की एक कंपनी में बतौर इंजीनियर के रूप में लग गई। फिर जब ये 1945 में 29 साल के हुए तो इन्हें अपनी कंपनी की तरफ से हिरोशिमा एक बिजनेस ट्रिप के लिए 3 महीने के लिए जाना पड़ा। और 3 महीने तक अपना काम ख़त्म करने के बाद वो 6 अगस्त को अपने घर वापस जाना वाले थे। और लगभग इन 3 महीनों से उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी थी, जिस कारण अब वो जल्दी से जल्दी उनसे मिलना चाहते थे और नागासाकी पहुंचना चाहते थे। फिर 6 अगस्त की सुबह लगभग 8:15 बजे जब वो एक शिप यार्ड से गुजर रहे थे तो उन्होंने आसमान में एक एयरक्राफ्ट के चलने की आवाज़ सुनी। और ये वही एयरक्राफ्ट था जिसने हिरोशिमा में बम गिराया था, और इसका नाम अमेरिका B-29 बॉम्बर था। फिर उन्होंने उस एयरक्राफ्ट से एक चीज़ नीचे आते हुए देखी जो पैराशूट से कनेक्टेड थी। फिर देखते ही देखते अचानक पूरे आसमान में एक बहुत ही ज़्यादा चमकदार लाइट चमकी और आसमान में एक मशरूम शेप का बादल सा छा गया। फिर ब्लास्ट से उठी शॉकवेव ने यामागुची को हवा में उछालकर बहुत दूर एक खेत में फेंक दिया। लेकिन वो ग्राउंड जीरो से करीब 2 मील की दूरी पे थे, यानी अभी उनकी जान नहीं गई थी। और फिर जब उनको होश आया तो उन्होंने बाद में बताया कि उन्हें उस समय कुछ नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन शायद से वो बेहोश हो गए थे। और जब उनकी आंखें खुली तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और उनके चारों तरफ सिर्फ राख ही राख फैली थी। उनका चेहरा बुरी तरीके से जल गया था और उनके हाथ भी काफ़ी जल चुके थे। लेकिन पूरे शहर में एक हिरोशिमा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम की ही बिल्डिंग थी जो अब भी टिकी हुई थी। फिर इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने बाद में ठीक नहीं कराया और इसे 6 अगस्त 1945 की हादसे की याद दिलाने के लिए बतौर मेमोरियल के रूप में छोड़ दिया गया। फिर एक रात वहीं लेटे लेटे बिताने के बाद वो अगली सुबह यानी 7 तारीख को स्टेशन की तरफ अपने घर लौटने के लिए चले गए। और किस्मत से ट्रेन भी चल रही थी। और जब वो ट्रेन में बैठ के जा रहे थे तो उन्होंने उस दिन ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जिसे वो ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाए। उन्होंने अपने सफ़र के दौरान कई लाशें देखी जिनकी हालत देखने लायक की भी नहीं थी, और शहर के कई ब्रिजेस टूटे पड़े थे। यहाँ तक कि वो जिस ट्रेन में जा रहे थे उसमें भी सारे पैसेंजर घायल थे। और इन सब चीज़ों ने कंडीशन को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना दिया था। लेकिन एक नदी में ब्रिज ना होने के कारण तो उन्हें नदी पार करने के लिए लाशों के ऊपर चलकर जाना पड़ा। लेकिन उस समय उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि कहीं उनकी पत्नी और उनके बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। फिर जब वो अपने घर पहुँचे तो उन्हें अपनी पत्नी और अपने बेटे को सही सलामत देख के काफ़ी सुकून मिला। फिर लगभग ब्लास्ट के 32 घंटे बाद जापान के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन टीवी पर आए और उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि जिस एयरक्राफ्ट ने ये बॉम्ब गिराया है वो जापान से अब करीब 1500 मील दूर जा चुका है
और जब ब्लास्ट हुआ तो उसी समय करीब 80,000 लोगों की जान चली गई। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने जल्दी सरेंडर नहीं किया तो जापान में एक ऐसा दुर्दशा आएगी जो पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी। फिर 8 तारीख की सुबह यामागुची अपने जले हुए घावों का इलाज कराने के लिए पास ही के एक हॉस्पिटल में गए और वहाँ के डॉक्टर्स ने उनके पूरे शरीर में जगह जगह पट्टी लगा दी। ऐसी हालत होने के बाद भी वो अपने दोस्तों से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी वाइफ और उनका बेटा उनसे वहाँ जाने के लिए मना कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को दवा लाने के लिए मेडिकल स्टोर भेजा और जैसे ही वो दोनों मेडिकल स्टोर जाने के लिए निकले तो कुछ ही मिनट बाद वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जिस कंपनी में वो नौकरी करते थे वहीं चले गए। और कंपनी के डायरेक्टर ने यामागुची से 8 तारीख के हादसे के बारे में पूरी कहानी बताने के लिए कहा। फिर जैसे ही वो कहानी बताने जा रहे थे तो लगभग 11 बजे फिर से एक धमाके की आवाज़ आई और एक बार फिर से पूरे आसमान में तेज़ रोशनी फैल गई और धमाके से उठी शॉकवेव ने उनके ऑफिस के सारे कांच तोड़ दिए। लेकिन इस बार फिर वो ग्राउंड जीरो से लगभग 3 मील की दूरी पे थे और एक बार फिर उनकी जान बच गई। लेकिन रेडिएशन के कारण अब उन्हें कैंसर हो गया था और पूरे शहर में नागासाकी मेडिकल हॉस्पिटल ही ऐसी बिल्डिंग थी जो अब भी टिकी हुई थी। और अब उनको यकीन हो गया था कि इस हादसे में उनकी पत्नी और बेटे की जान तो चली ही गई होगी। लेकिन जब वो नागासाकी पहुँचे तो वो देख के चौंक गए कि उनकी बेटी और बेटा को सिर्फ नॉर्मल इंजरीज आई है और वो दोनों जिंदा है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि सबके बीच सिर्फ तुम ही जिंदा कैसे बच गए। तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि जब नागासाकी में ब्लास्ट हुआ तो वो उस समय मेडिकल हॉस्पिटल में उनकी दवा लेने गए थे और वो जगह ग्राउंड जीरो से करीब 800 मीटर दूर थी, जिस कारण वो जिंदा है। तो दोस्तों, अगर वैसे देखा जाए तो यामागुची के कारण ही उनका परिवार जिंदा रहा, क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को दवा लेने के लिए नहीं भेजते तो पक्का वो भी मारे जाते। फिर फाइनली इतना ज़्यादा नुकसान होने के कारण जापान ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और ये 2 हमलों में जापान के कई बेकसूर मारे गए। फिर कुछ समय बाद यामागुची ने रेडियो में कहा था कि दोनों हादसे के बाद जब वो उनका परिवार और वो सही सलामत थे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात की खुशी मनाए कि उनका परिवार जिंदा है या इस बात का दुख बनाए कि उनके देश के लाखों बेकसूर मारे गए। फिर धीरे धीरे यामागुची की बॉडी भी रिकवर होते रही और वो पहले जैसी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन बस अब फ़र्क इतना था कि उनके साथ ऐसे कई लोग नहीं थे जो कभी उनके सबसे खास हुआ करते थे। फिर पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद फाइनली उनकी मौत 94 साल की उम्र में 2010 को हुई। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया का सबसे किस्मत वाला भी कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो और इस चैनल के बारे में कमेंट्स में अपने व्यूज़ देना मत भूलना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसी ही असल ज़िंदगी की कई इन्फॉर्मेटिव कहानियाँ आते रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।